हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक नए पेपर के साथ हैं और आज का जो पेपर होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और आज हम बात करेंगे कि अगस्त 2016 पेपर ये 3 होगा ना, पेपर 3 पार्ट 1 होगा। एंशिएंट की बात करेंगे, है ना। आराम से देखिएगा। उच्च पुरापाषाण कालीन संदर्भ में चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? चूल्हा कहाँ से मिले हैं? चूल्हे के प्राचीनतम जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें भिलासुर गांव से, है ना। आंध्र प्रदेश में भिलासुर गांव से ये मिलते हैं। एपी आंध्र प्रदेश में है ये भिलासुर गांव, ठीक है। इस यहाँ से क्या मिले हैं? चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा भीमबेटका से क्या मिला है? भीमबेटका मिला ही खुद 1957 में था वाकणकर को, ठीक है। वाकणकर को मिला ये। और यहाँ पर गुफा चित्र मिले हैं जो किस काल के हैं? जो उस पुरापाषाण काल के हैं। ठीक है। और यहाँ से गणेश पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, गणेश पूजा के एविडेंस मिलते हैं। वरा पूजा, इनके एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। एक 25 मीटर की एक सुरंग मिली है, यहाँ से 25 मीटर की सुरंग मिली है। सर्वाधिक चित्र हैं, वो सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, चलिए अगला हुसंगी, ये कर्नाटक में है। निमन पुरापाषाण काल का केंद्र है ये। पैसरा बिहार से झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये बिहार में है ना। पैसरा बिहार से क्या मिले हैं? झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना, यहाँ से क्या मिले हैं? झोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। एक और चीज आपको मैं बताना चाहता था, अगर वो मुझे यहीं पर मिल गई तो मैं बताऊंगा अभी, नहीं तो फिर बताएंगे। हाँ, सराय नहर राय से, यहाँ से लिख लें सराय नहर राय से 8 गर्भ चूल्हे मिले हैं। सराय नहर राय से 8 गर्भ चूल्हे मिले हैं और हत्या के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हत्या के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो सराय नहर राय से, जो कि यूपी में है ये सराय नहर राय, है ना। मानवीय आक्रमण के प्राचीनतम साक्ष्य कह सकते हैं ना, मानवीय आक्रमण के। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा उत्तर ये है, बी, बिलासुर गांव। निम्नलिखित प्रागैतिहासिक स्थलों में से कहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाणिक उपकरण मिले हैं? ये कौन, इसको कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसका उत्तर दूसरा दिया था, लेकिन उत्तर इसका दूसरा होना चाहिए। इसका बागोर उत्तर माना गया था, बट इसका उत्तर आदमगढ़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। 25,000
लघु पाषाण उपकरण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। और यहाँ से कुत्ते, बकरी की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, और ये सराय ना, ये आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा केंद्र जो मध्य पाषाण काल का है वो बागोर है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा केंद्र है ये। यहाँ से कृषि, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद सगन कल्लू, ये यहाँ से राख, साउथ इंडिया में है ये। राख के टीले मिले यहाँ से। ठीक है, तो हमारा उत्तर ये होना चाहिए। अकॉर्डिंग एनटीए ने ये माना था, बट ऑब्जेक्शन के बाद ये होना चाहिए किताबों के अनुसार। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कहाँ से अग्निवेदिकाएं मिली है? अग्निवेदिका, अग्निवेदिका कहाँ से मिली है? अग्निवेदिका फायर अल्टर्स जो मिले हैं वो भड़वाड़ी हरियाणा में है ये, है ना। यहाँ से मिट्टी का हाल मिला है ना। जौहरी का मकान मिला है, सोनार का। इसको समृद्धों का नगर कहते हैं। समृद्धों का नगर कहते हैं इसको। ठीक है, और इसकी खोज आर.एस. विष्ट ने की थी, है ना। और घरों के अंदर अग्निकुंड मिले, यहाँ से घरों के अंदर अग्निकुंड। ठीक है, राखी गढ़ी ये भी हरियाणा में है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र है ये। सबसे बड़ा केंद्र है ये हड़प्पा सभ्यता का ना। यहाँ से बिना लेख वाली मोहरें मिली हैं। ठीक है, बच्चों द्वारा पिट्ठू का जो खेल खेला जाता है उसके प्राचीनतम साक्ष्य है। बच्चों द्वारा खेले जाने वाले पिट्ठू, ये तो हमने बहुत खेला है। प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। यहाँ से टी आकार की अग्निवेदिकाएं मिली है, टी आकार की। ठीक है, लकड़ी का ताबूत भी मिला है हड़प्पा की तरह। हड़प्पा की तरह लकड़ी का ताबूत, है ना। और नक्काशी की कार्यशाला मिली है यहाँ से एक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से भी फायर अल्टर मिले हैं, कालीबंगा से भी ना। और यहाँ से 7 यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं, है ना। यहाँ से एक बलिकुंड मिला है। और लोथल, तो लोथल से आयताकार वृत्ताकार,
वह चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार अग्निवेदिका मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब सभी जगह से मिली है, उत्तर हमारा ये होगा। किस हड़प्पा स्थल से पक्की मिट्टी के बने शतरंज के मोहरे मिली हैं? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख खेल था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख खेल कौन सा था? पासा। कौन सा था? पासा। अब मिट्टी के पासे कहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले? मिट्टी के पासे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, और तो शतरंज बोर्ड है जो वो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? शतरंज बोर्ड लोथल से मिला है। ठीक है, शतरंज बोर्ड कहाँ से मिला है? लोथल से। और इस लोथल से फारस की एक मोहर भी मिलती है ना? फारस की मोहर, मम्मी, मम्मी जो जिसको एक डेड बॉडी को लेप करके रखा जाता था, दिशा सूचक मिला यहाँ से, है ना? और जालीदार किवाड़ मिला यहाँ से, जाली। ठीक है, और हाथी दांत का स्केल मिला यहाँ से। ठीक है, बनवाड़ी तो मिट्टी का हल मिला है। ये कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, ये ऊँट की हड्डियाँ। और यहाँ से और क्या मिला है? ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से, जुते हुए खेत के साग से। जुते हुए खेत के साग से एंड एक साथ दो फसल, चना और सरसों, है ना? शैल चिकित्सा, शैल चिकित्सा। और यहाँ से भूकंप के साग से मिले। ठीक है, रोजदी जो है गुजरात में है ये। यहाँ से क्या मिला है? हाथी के अवशेष मिले यहाँ से। उत्तर हमारा ये है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? ये शासक हैं और ये बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। अजातशत्रु काशी के शासक थे। काशी मगध को दहेज में मिला था ना, काशी मगध को कौशल से दहेज में मिला था। में मिला महाजनपद काल में, आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अशोपति केकई के शासक थे। अशोपति केकई के शासक थे, है ना? इसको ये माना जाता है, एक विद्या होती थी वसुपति वैश्वनार, वैश्वनर विद्या का विशेषज्ञ था। ठीक है, जनक विधेय के थे, शासक थे ये। तो ये प्रभान जयविल है जो, ये उसी नर का नहीं, ये पंचाल का शासक था। ठीक है, ये उत्तर हमारा ये आएगा। ठीक है, पंचाल जो है किरवी, और पंचाल जो जनपद हो किसको मिलकर बना था? किरवी प्लस तुर्गोस को, है ना? राजधानी काम्पिल्य थी, कंपिल्ली।
ठीक है। और जो कुरु जनपद है, वो कुरु जो जनपद था वो किस किस को मिलकर बना था? भरत और कुरु को। ठीक है, तो उत्तर हमारा ये आएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, को कथन दूसरे को कारण कहेंगे। सूत्रकालीन वैदिक समाज में एक ही मामले में जाति भेद से दंड अलग अलग दिया जाता था। बिल्कुल बात सही है। जो सूत्रकालीन समाज है वो कब से कब है? 600 बीसी से 300 बीसी। इसमें दंड है वो अलग अलग उसका विधान हो गया था, क्योंकि जो गौतम कहता है, गौतम जो कहता है ना, कहता है गौतम धर्मसूत्र में, गौतम कहते हैं कि राजा ब्राह्मणों को छोड़कर, न्याय दर्शन है जो गौतम का, ब्राह्मणों को छोड़कर सबका राजा होता है ना। इसलिए सबको समान दंड नहीं दिए जा सकते। और जो ब्राह्मणों को है वो 6 प्रकार के दंडों से अलग रखा गया है ना। ब्राह्मणों को 6 प्रकार के दंडों से अलग रखने की बात की गई है। ब्राह्मण को 6 प्रकार के दंड नहीं दिए जा सकते थे। 6 प्रकार के दंड नहीं दिए जा सकते। कौन कौन से? सबसे पहले कौन कौन से दंड नहीं दिए जा सकते थे उनको? मुख्य रूप से एक तो शारीरिक यातना, दूसरा शारीरिक यातना, कारावास, जुर्माना, देश निष्कासन, अपमान, मृत्युदंड। ये एक ब्राह्मण को नहीं दिए जा सकते थे ना। ये बात आप ध्यान में रखना। तो इसका मतलब है गौतम धर्मसूत्र में चोरी के मामले में ब्राह्मण के लिए सर्वाधिक दंड का प्रावधान किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी है इसका। ये इसका उत्तर ये आएगा। ये जैन तीर्थकर हैं, इनके नंबर दिए गए हैं, नंबर के अनुसार हमें बताना कि कौन सा क्या था। ये 24 तीर्थ जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, है ना। पहले ऋषभदेव थे और पहले थे ये, और 24 में थे महावीर। पार्श्वनाथ 23 में थे, मल्लीनाथ 19 में थे। कुछ नंबर है ये। शांतिनाथ 16वें थे, ठीक है, ऐसे ही बताना है। तो ये जो अरनाथ थे ये 18वें थे, कुकनाथ ये 17वें थे, और ये मल्लीनाथ 19वें थे, और ये 16वें थे। तो सबसे पहले आएगा शांतिनाथ 16वां। तो उत्तर आएगा ये तो ध्यान रखना है कि कौन से नंबर का। एक तो इनके प्रतीक भी आपको याद रखने सबके, है ना। कम से कम भी पहला ऋषभदेव का, उसके बाद ऋषभदेव के बाद जो हमें याद रखना है महावीर का, मलिनाथ का, शांतिनाथ का, अरिष्टनेमी का, पार्श्वनाथ का। इनके प्रतीक भी आपको याद रखने हैं। मत्स्य एवं चेदी जनों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मत्स्य और चेदी, देखिए ऋग्वेद में क्या जिक्र मिलता है?
24 जनों का उल्लेख मिलता है, 24 जनों का उल्लेख मिलता है ना। ठीक है। और राजा को क्या बोल, राजा को उस समय जो किंग है, किंग क्या होता था, किंग मुख्य रूप से एक ट्राइबल चीफ होता था, और ज्यादा कोई बड़ी चीफ नहीं होती है, ट्राइबल चीफ होता था ये, है ना। और जो जिक्र मिलता है मत्स्य जो है ये भरतपुर और ऑल ओवर का क्षेत्र होता था, इसका जिक्र उसमें मिलता है, ऋग्वेद में जिक्र मिलता है इनका। और चेदी जो है, चेदी जो था विंध्य और यमुना के बीच का क्षेत्र था, अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है, 16 महाजनपद। भगवती चित्र में भी 16 महाजनपद। ठीक है, तो इकाई इस तरह से होती थी, पहले जन आए, जनपद आए, महाजनपद आए, एंड साम्राज्य। ये इस तरह का सीक्वेंस निकला था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन का कारण बताने हैं हमें। कौशल के राजा प्रसेनजित ने गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनकी धातुओं से हिस्सा मांगा। कौन नहीं मांगा, बिल्कुल नहीं मांगा। प्रसेनजित की रानी मलिका और दो बहनें सोमा और सुनकुला उसकी बुद्ध की उपासिकाएं थी। देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में गुजारा था ना, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में गुजारे थे ना। कितने, 26। ठीक है, लेकिन परिनिर्वाण के बाद उन्होंने इनका पार्ट नहीं मांगा था, तो इनकी जो पार्ट है वो 8 भागों में डिवाइड हुए थे। महात्मा बुद्ध के जो पार्ट हैं, जो ये कह लीजिए कि जो बाद में जो बचता है आफ्टर उनका जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो बचा, उसको 8 भागों में बांटा गया है। उसके 8 दावेदार अलग अलग बने, वो कौन कौन थे वो देख लेते हैं। वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, कपिल वस्तु के सांख्य, खुद था बौद्ध, रामग्राम के कोलिय की माँ थी वो, और वेट द्वीप के ब्राह्मण, है ना, कुशीनारा के मल, जहां पर निर्वाण प्राप्त किया, और अलकप के भूलिए, है ना, और पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन के मौर्य बाद में पहुंचे थे, है ना। और इसे एक पावा के मल, पिपलीवन के जो मौर्य थे वो बाद में पहुंचे थे, उनको केवल राख मिली थी, केवल एक मगध का जातशत्रु, जिसने क्षत्रिय होने के आधार पर राष्ट्र ये प्राप्त किए था ना, क्षत्रिय होने के आधार पर। ठीक है, 8 स्तूप के मृत्यु के बाद, बुद्ध के निर्वाण के बाद 8 स्तूप बने,
जिसमें 7 स्तूप किसने बनाए? 7 स्तूप क्षत्रियों ने बनवाए थे। जिसमें ए गलत है और आर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नदियां हैं, इनके नाम बताने की कौन सी नदी कौन सी थी, है ना। हाइडेस्पिच, हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच। सिकंदर के बीच। तो कौन सी नदी थी? झेलम। ठीक है। उसके बाद अकेसिनिज चेनाब, है ना। हाइड्रो हाइड्रोटस हाइड्रोटस थी रावी, और हाई फेसिस व्यास, है ना, जहां से सिकंदर वापस गया। रावी दसरा के युद्ध हुआ इसके किनारे। तो एक का दो, दो का तीन। निम्नलिखित में से किसने मौर्य दरबार में डायोनिसिस नामक दूत भेजा था? ये पिलनी के अनुसार, पिलनी ने क्या लिखा? नेचुरल हिस्टोरी का। पिलनी के अनुसार किसने? टोलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में। किसको भेजा? डायोनिसिस को भेजा। वहीं टोलमी क्या कहता है, स्ट्रैबो क्या कहता है? स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोक्स, जो सीरिया का शासक था, एंटियोक्स ने एंटियोक्स ने किसको भेजा था? डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा। डायमेक्स किसको भेजा? डायमेक्स को भेजा था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो ये डायोनिसिस था, ये अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, तो उत्तर हमारा ये था, ये इसका राजदूत, फिलाडेल्फियस का राजदूत था। ये किसके दरबार में आया, वो सेकंड विषय है। मुद्रई कौंजी के लेखक कौन है? मांगुडी मृधुन, ये मुद्रई कौंजी के लेखक है। और नकीररी तीसरे संगम के अध्यक्ष थे। संगम के अध्यक्ष, है ना, जो कि कहां पर? नॉर्थ मदुरई में हुआ था। तो हमारा उत्तर होगा ये मांगू डिमरू धन। ठीक है। नीचे कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बौद्ध संघ को सातवाहन राजाओं से भूमि दान प्राप्त हुए। बिल्कुल बात सही है। बौद्ध संघ को सातवाहन राजाओं ने भूमि अनुदान की शुरुआत की। भूमि अनुदान की शुरुआत भूमि अनुदान की शुरुआत कौन करता है? वो गौतमी पुत्र सातकर्णी करता है ना। जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी करता है। जिसका उल्लेख नानघाट अभिलेख, नाग इसकी माता है ना, उसके कहाँ मिलता है? नानघाट अभिलेख। नहीं, गौतमी पुत्र नहीं, सातकर्णी प्रथम करता है। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी नानघाट अभिलेख में। नानघाट अभिलेख से इसका वर्णन मिलता है। ठीक है।
जिसमें भूमि अनुदान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। सातवां ताम्र पत्थर अभिलेखों में, ताम्र पत्रों में नहीं, अभिलेखों में जाने, इसमें ताम्र पत्र में नहीं उभरता। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका यही सही है, लेकिन ये आर पे कंफ्यूजन, इसको एक बार चेक थोड़ा सा आप भी करिएगा। ठीक है, उत्तर इसका एनटीए ने क्या माना है, सी माना है, ए सही माना और आर गलत माना है। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में वीणा वादक प्रकार के सिक्के किसने प्रचलित करवाए? वीणा वादक सबसे समुद्रगुप्त एक नंबर पर था ही, और कुमारगुप्त, ये दो शासक ऐसे हैं जिसने वीणा वादक प्रकार के सिक्के चलाए हैं, और दोनों ने ही अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी चलाए। दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक है। कुमारगुप्त ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए, 14-15 प्रकार के सिक्के चलाए। है ना, सबसे लंबे समय तक शासन करता है ये। ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री महावीर नालंदा महाविहार गए थे? हवेनसांग गया था, है ना, हवेनसांग गया, वहां पर उस समय सीलबद्ध थे, आचार्य थे, है ना, 18 महीने रहा वो। इत्सिंग गया, है ना, 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार की। और तोहीन सील पर्व के रूप में विख्यात, ये भी गया। और फायान जो है, फायान कहाँ गया है, फायान कहाँ का वर्णन करता है, गोमती विहार का वर्णन करता है। सुल्तान में था, सुल्तान का वर्णन करता है, इसने किया। वहां पर 10,000 भिक्षुओं का वर्णन करता है, 10,000 भिक्षु, 10,000 भिक्षुओं का वर्णन करता है ये। ठीक है, ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री है ये। ठीक है, निम्नलिखित संवतों को प्राचीन से प्रारंभ करके कालक्रम में लगाइए। प्राचीन से प्रारंभ करना है, तो शंख संवत आपको पता है 78 AD का है। वल्लभी संवत कह लीजिए, गुप्त संवत को ही वल्लभी संवत कहते हैं, 319 का है। कलचुरी संवत है जो 248 का है, और हर्ष संवत 606 का है। गद्दी पर बैठने की खुशी में ना, तो सबसे पहले आएगा ये 3 के बाद 2, फिर ये, और फिर 1। और विक्रम संवत आपको पता है,
57 BC का है। निम्नलिखित किस राजा ने म्यानखेड़ से राष्ट्रकूट राजधानी म्यानखेड़ को राष्ट्रकूट राजधानी बनाया? वो किसने? अमोघवर्ष ने बनाया था, है ना। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी, स्थापना की। और राजधानी कौन सी बनाई? राष्ट्रकूट वंश की जो पहली राजधानी जो दंतीदुर्ग ने बनाई थी, वो कौन सी बनाई थी? मयूरखिंडी। ठीक है, ये राजधानी बनाई थी। और इसने दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ करवाया था। और वहां पर द्वारपाल कौन बनाया थे? प्रतिहार शासक द्वारपाल थे। वत्सराज था ना, जो वत्सराज को द्वारपाल बनाया है। ठीक है। और ये राष्ट्रकूट है वो बदामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट हैं जो, ठीक है। और जो अमोघवर्ष के समय क्या होता है? अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की थी ना, कन्नड़ में कवि राजमार्ग। इसके दरबार में कौन रहता था? आदि आदि पुराण का लेखक जिनसे। ठीक है। और राष्ट्रकूटों को सज्जन ताम्रलिक उत्तर लेख है ये। क्या कहा गया? राष्ट्रकूटों को यदुवंशी कहा गया है। राष्ट्रकूटों को क्या कहा गया? यदुवंशी कहा गया है। और अमोघवर्ष ने क्या किया था? अपनी उंगली राज्य में अकाल की समस्या पैदा हो गई थी ना, समस्या, वह महामारी के कारण अपनी उंगली किसको चढ़ाती थी? अपनी उंगली लक्ष्मी देवी को चढ़ाती थी काट के। आज के नेता तो बाल ना दे अपना। ठीक है। अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूटों को बलहर कहा है। अरब यात्रियों ने राष्ट्रकूटों को क्या कहा है? बलहर कहा है। ठीक है। और सुलेमान क्या कहता है? सुलेमान आया इसके अमोघवर्ष के समय। सुलेमान आया 851 में। सुलेमान ने इसको क्या बताया है? राष्ट्रकूट साम्राज्य को विश्व के 4 महान साम्राज्यों में से एक बताया। विश्व साम्राज्यों में से एक। विश्व के 4 महान साम्राज्य कौन कौन से बताए हैं? 3 अलग कौन से इसके? रोम, रोमन, चीन और बगदाद। और चौथा राष्ट्रकूट। ठीक है। तो यही
जो था ये कौन था? इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पहला शासक है ये राष्ट्रकूट का। ठीक है। और गोविंद तृतीय के बारे में ये कहा जाता है कि इसके घोड़े बिना किसी दुश्मन देश में जाए क्या कर सकते थे? हिमालय से कन्याकुमारी जा सकते थे, इतना बड़ा इसका वो था। तो उत्तर इसका हमारा ये है। निम्नलिखित राजाओं का सही कालक्रम बताना है। पाल राजा देवपाल, देवपाल जो है 810 से 850 ना, पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है, ठीक है। और राष्ट्रद्रोह की जो राष्ट्रकूट ध्रुव जो थे ये थे 780 में, ठीक है। और परमार राजा भोज, इनका जो समय था 1010 से लेकर 1060। और प्रतिहार राजा महेंद्र पाल 855 से लेकर 909। तो पहला सबसे पहले 2 आएगा, एक ही है। हाँ, ये रचनाएं हैं, रचनाएं बताना कौन सी किसकी रचना है। बिल्हण की रचना है विक्रमादेव चरित, सीधी बात है, इसमें से मैं कोई पद्म गुप्त की है नवशाख चरित, संध्याकर नंदी की है रामचरित, और सोमेश्वर दत्त की है कृति कौमुदी। तो ठीक है, सीधी बात है, इसमें तो कोई वो नहीं था। तो उत्तर हमारा क्या बनेगा? उत्तर 1 का लास्ट है तो ये होगा, 2 का 2 है, 3 का 3 है, और ये चंदेल खुजराहो के चंदेल मंदिरों को कालक्रम में लगाना है कि जो चंदेल मंदिर हैं जो खुजराहो में बनाए गए थे ना, यहाँ पर बौद्ध मंदिर नहीं है ना, मंदिर नहीं बनाए गए हैं। तो सबसे पहला कौन सा मंदिर बनता है? ये क्रम यही पर रहता है। ये 64 योगिनी सबसे पुराना मंदिर है, ये सबसे प्राचीन है, ये इसी से पहले इसकी पहचान हो जाती है, सबसे प्राचीन मंदिर यही है ना। और ये उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, इस लक्ष्मण मंदिर को क्या कहते हैं? इसको सांधारा मंदिर कहते हैं, सांधारा, सांधार मंदिर। इसका मतलब क्या होता है? जिसमें वह मंदिर जिसमें प्रदक्षिणा पाठ नहीं होता, वह मंदिर जिसमें प्रदक्षिणा पाठ नहीं होता। ठीक है, जिसमें प्रदक्षिणा पाठ नहीं होता। तो उसके बाद विश्वनाथ मंदिर बना खजुराहो में है, ये नीलकंठ मंदिर, ये तो ये लगातार हैं। तो हमारा उत्तर ये है। ये फिर महिलाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। कौन सी महिला ने कौन सा मंदिर बनाया है? तो अनंत वासुदेव मंदिर भुवनेश्वर का जो मंदिर है, ये अनंत वासुदेव जो मंदिर है वो किसने बनाया? ये चंद्रा देवी ने बनाया। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, ये मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? ये कालो देवी के द्वारा बनाया गया है। मल्लिकार्जुन मंदिर पड्डकल, ये त्रिलोक महादेवी के द्वारा बनाया गया है। और विरूपाक्ष मंदिर पड्डकल, ये लोक महादेवी के द्वारा बनाया गया मंदिर है। उत्तर आएगा बी। निम्नलिखित कश्मीर राजाओं से संबंधित कौन सा निम्नलिखित युगम सही सुमेलित नहीं है?
चंद्रापीठ को वज्रादित्य कहते हैं, तारापीठ को उदयादित्य, मुक्तापीठ को ललितादित्य मुक्तापीठ, और जयापीठ के ये नहीं है, ये मैच नहीं करता। कश्मीर के राजा हैं शैलेंद्र राजा मारविजय तुंगवर्मन द्वारा नैगपट्टनम में चूड़ामणि विहार नामक बौद्ध विहार के निर्माण के लिए राजा राज चोल ने सहयोग किया। राजा राज शिव भगत था। और ये दोनों सही हैं और व्याख्या नहीं है। अरकान के इतिवृत्तों के अनुसार कहाँ के राजा के एक राजकुमार ने वहाँ प्रसिद्ध भारतीय राजवंश की स्थापना की थी? तो वाराणसी के राजा ने वहाँ पर ये स्थापना की थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप कहीं से ढूंढ के खोज के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अमरावती है, टमरावती नहीं है ना। ये सातवानों की वो थी, सातवानों का केंद्र था, ये कला का केंद्र है। ये कांची पल्लवों की राजधानी है। मथुरा जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों का कला केंद्र था ये। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कई राज्यों के संस्कृत अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस भारतीय संवत का उल्लेख हुआ है? किस का हुआ है? तो संख संवत का हुआ है, 78 AD का है ये। विक्रम 57 BC का है ना। और वन भी आप जानते हैं, ये 319 गुप्त संवत है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक ये था। और इसके बाद अगला हम मेडिवल में मिलेंगे, थोड़ा सा स्पीड करेंगे, अभी हो जाएगा कंप्लीट हमारा। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।